मंजिल वो चुने जिसके रास्ते से आपको प्यार हो, किसी और को भले ही नहीं पर आपको खुद पर एतबार हो। तो कई लोग होते हैं कि मेरे फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं तो मैं भी तैयारी करूंगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग एक फ़न लगता है, कोई भी आप जिस ब्रांच से हैं, तो आप तभी ईएससी या फिर कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, वरना एक टाइम आता है कि आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। लाखों स्टूडेंट्स इस रास्ते पे चलते हैं बट बहुत कम ऐसे होते हैं जो सक्सेस पाते हैं। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन दैट इज इंजीनियरिंग सर्विसेज फॉर इंजीनियर्स। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में अगर बात करें तो लगभग सारे के सारे इंजीनियर्स का एक ड्रीम होता है कि मैं ईएससी का एग्जाम क्लियर करूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शो कैमोमाइल टी विद टॉपर्स, एन इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी. My name is Yogesh Tyagi, Faculty of Mechanical, Chemical as well as Civil Engineering. I am a plus educator in Unacademy. और आज मैं सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाला हूँ सत्यम गुप्ता की, हु हैज सिक्योर्ड AIR 15 इन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020. इंजीनियरिंग सर्विसेज के अलावा सत्यम ने बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो आज हम जानेंगे इन्होंने कैसे कैसे प्रिपरेशन की थी, क्या क्या इनके स्टेप्स थे। तो चलिए मिलते हैं सत्यम से। हेलो सत्यम। हेलो सर। हाउ आर यू? हाँ सर, आई एम गुड सर। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, पूरी अनअकैडमी की टीम की तरफ से आपको। थैंक यू सर। तो सत्यम, मैं जस्ट जानना चाह रहा हूँ कि जब आपका ईएससी का रिजल्ट आया था, या पहले आप मुझे यही बता दीजिए कि आपने कितने एग्जाम्स क्वालिफाई किए थे, बाकी सारी चीज़ें हम लोग करते हैं थोड़ी देर में इसके बाद। सर, मेन जो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी यूपीएससी ईएससी को लेके ही स्टार्ट की थी, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, प्री मेंस और इंटरव्यू, तो बीच में कई सारे एग्जाम्स आते हैं। अच्छा। तो इस बीच मैंने सबसे पहले जो एग्जाम दिया था यूपीपीएससी एई का दिया था। अच्छा। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था और मुझे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिला था। इसके बाद मैंने एसएससी जेई का भी एग्जाम दे रखा था, तो उसका रिजल्ट बहुत बाद में आया था, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था और मुझे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उसमें मिला हुआ था। बीच में एक एग्जाम आया था पीजीसीएल जेई का, मैंने उसमें दिया था, उसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 2 सिक्योर की थी। इसके साथ ही मैं एमटेक कर रहा था आईआईटी दिल्ली से, तो मेरा प्लेसमेंट भी हुआ था एलएनटी में। और बीच में एक डीएमआरसी का एग्जाम भी आया था असिस्टेंट मैनेजर का, उसको मैंने दिया था, उसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 26 सिक्योर की थी। इसके अलावा सर मैंने सीआईएल का एग्जाम भी क्रैक किया था, बट उसका इंटरव्यू में अपेयर नहीं होता, उस टाइम पे मैं डीएमआरसी में ऑलरेडी वर्किंग हो गया था। इसके अलावा मैंने इसरो का रिटन क्लियर किया था, बट उसका भी इंटरव्यू सेम रीजन की वजह से नहीं दिया था। तो यूपीपीएससी एई में भी आपने 44 रैंक लाए हैं, राइट? तो सत्यम, जैसे इतने सारे एग्जाम्स दिए, तो ऑब्वियसली जब भी एग्जाम्स का रिजल्ट आता है तो एकदम से खुशी होती है, नो डाउट। बट आई वांट टू नो फाइनली कि जब आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का रिजल्ट आया तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? सर एक्चुअली उस टाइम पे मैं ऑफिस में था। करंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर इन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। तो ऑफिस में था, तो मैं अपने काम में बिजी था। घर से पहला कॉल आता है कि हेलो, और तुम्हारी रैंक 15 आई है। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा शॉक हुआ, तो मुझे लगा नहीं पहले मैं ही चेक करूंगा, उसके बाद ही मैं इस पर बिलीव करूंगा। सामने लैपटॉप पड़ा हुआ था, मैंने उस पर पीडीएफ डाउनलोड किया और उसमें सर्च किया, तो मेरा नाम ऑल इंडिया रैंक 15 पे ही था। तो ऑब्वियसली बहुत खुशी हुई उस टाइम पे। आई वाज शॉक्ड कि एक बहुत अच्छी रैंक, वो भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में लाई, तो बहुत खुशी हो रही थी उस टाइम पे। ऑफिस में भी सबको पता चल गया था उस टाइम तक, सभी आके मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। एक बहुत ही हैप्पी मोमेंट था, कह सकते हैं एक प्राउड मोमेंट ही था। एक ऐसा मोमेंट था जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, उस टाइम बहुत हैप्पी था। हाँ, कि मैंने मतलब जो सोचा था उसको आज फाइनली मैंने अचीव कर लिया है। ओके। तो सत्यम, जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो प्रिपरेशन में ऑब्वियसली बहुत लंबी जर्नी होती है। आप प्री की प्रिपरेशन करते हैं, मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, तो उससे पहले जस्ट एक पॉइंट है जो मैं लर्नर को आपके थ्रू ही बताना चाहूँगा कि जो भी आपने प्रिपरेशन की उससे पहले, जैसे आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड क्या था, क्या क्या है, तो थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे क्या अपना? यस सर। सर मैं बेसिकली मऊरानीपुर का रहने वाला हूँ, एक झांसी जिले के अंदर ही आता है यूपी में। सर मैंने स्कूलिंग वहीं से की है, सेंट मैरीज इंटर कॉलेज मऊरानीपुर से। 10th-12th मैंने वहीं से की थी, 12th मैंने 2015 में कंप्लीट की थी। उसके बाद मैंने स्टेट गवर्नमेंट का ही कॉलेज है आईआईटी लखनऊ, उसमें एडमिशन लिया था और 2019 में मैंने सिविल इंजीनियरिंग में अपनी बीटेक पूरी की थी। सर उसके बाद मैंने एमटेक स्टार्ट किया 2019 में ही आईआईटी दिल्ली से इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो अभी 2021 में मैंने जस्ट उसे कंप्लीट किया है। अच्छा, यस। तो सत्यम, मतलब ये आपने जैसे एमटेक किया, बीटेक भी कर रहे थे, बीटेक करने के बाद भी वहाँ पे अपना आप जो जितना मुझे पता है वो यही पता है कि ईएससी में आप फर्स्ट टाइम अपीयर नहीं हो पाए थे ड्यू टू एज फैक्टर, राइट? अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएंगे कि जैसे जब आप प्रिपरेशन का आपने मूड बनाया, क्या ऐसा हुआ कि आपको लगा कि नहीं मुझे ईएससी के लिए जाना चाहिए? कुछ ऐसा कोई पॉइंट जहाँ पे आपको लगा हो कि नहीं अब मुझे यही करना है?
सर मैं थर्ड ईयर में था, उस टाइम पे मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 51 सिक्योर की थी। अच्छा। तो उस टाइम पे सीनियर्स को देख के एक मोटिवेशन आया था कि अगर मेरे सीनियर सिक्योर किए हैं तो मुझे भी सिक्योर, मतलब मुझे भी पढ़ना चाहिए और मैं भी कुछ अच्छी रैंक सिक्योर करूँगा। अच्छा। तो उस टाइम पे बस एक मोटिवेशन आया कि मैं भी स्टार्ट करूँगा। उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी ईएसी की। फिर मैंने थोड़ा-सा नेट वगैरह पे सर्च किया कि बेसिकली यूपीएससी होता क्या है। तो मुझे पता चला कि ये इंजीनियर्स के लिए सबसे एक बेस्ट जॉब होती है, जो भी इंडिया की प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है लाइक सीपीडब्ल्यूडी, इनमें हम लोग सर्व कर सकते हैं थ्रू दिस एग्जाम ओनली। ओके। तो उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा कि मैं भी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूँगा। तो मैंने थर्ड ईयर से इसकी प्रिपरेशन थोड़ी सी स्टार्ट कर दी थी एंड देन मैंने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी। फाइनल ईयर में आके जब ईएससी का नोटिफिकेशन आता है तो मुझे पता चलता है कि मैं इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ इस बार। तो उस टाइम पे थोड़ा-सा दुःख हुआ था, बट मैंने इसको एक प्लस पॉइंट की तरह लिया कि अभी मेरी प्रिपरेशन में कुछ लैक जो भी है, मैं उसको और इम्प्रूव करूँगा। तो फिर मैंने गेट दिया और गेट के थ्रू मैंने आईआईटी दिल्ली ले लिया था। तो मैंने फिर एमटेक के साथ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू की एंड फाइनली फिर ईएससी दिया एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 15। गेट में भी आपकी रैंक 290 थी, यस सर, है यस ना? सर। तो मतलब आपने थर्ड ईयर से स्टार्ट किया था। यस। तो ऑलमोस्ट मतलब अगर इस जर्नी की बात करें तो कितना टाइम लगता है प्रिपरेशन में? अगर जैसे आप प्रिपरेशन, एक जैसे मैं नॉर्मल हूँ और एक नॉर्मल स्टूडेंट जैसे प्रिपरेशन करना शुरू करे तो उसको कितना टाइम लगना चाहिए? मतलब एक अप्रॉक्स टाइम कितना होता है कि हाँ इतने में उसका हो जाएगा अगर वो सही से प्रिपरेशन करेगा तो? सर जैसे मैंने अपने बारे में बताया कि मैंने तो थर्ड ईयर से स्टार्ट किया था, तो मुझे कॉलेज के साथ प्रिपेयर करना होता था। थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा देना पड़ा क्योंकि मैं 4 या 5 घंटे ही प्रिपेयर कर पाता था। 4-5 घंटे ही बहुत हो, कभी-कभी 2 घंटे ही मिलते थे, 1 घंटे मिलते थे, सेमेस्टर चल रहा है तो टाइम ही नहीं मिलता था। अगर हम लोग फाइनली देखें, अगर हम बीटेक के बाद प्रिपेयर करते हैं, तो मेरे हिसाब से प्री के लिए 7 से 8 महीने बहुत सफिशिएंट होते हैं। अच्छा। चूँकि मैंने उसके साथ प्रिपेयर किया था इसलिए मुझे थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर देना पड़ा। उसके बाद मैं अपीयर नहीं हो सकता था, तो फिर मुझे 1 साल फिर अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह ये सब करनी पड़ी। बाकी अगर 7 से 8 महीने सही से किया जाए, अगर आप बीटेक के बाद सही से प्रिपेयर करते हैं तो सफिशिएंट है प्री के लिए। अच्छा, मतलब प्री के लिए। यस सर। और मतलब ऐसा कुछ है कि प्री की प्रिपरेशन अलग होनी चाहिए और मेंस की अलग होनी चाहिए, या मतलब कॉन्सेप्ट सब कुछ वही रहता है कि हमें जस्ट प्रिपरेशन करते जाना है एक साथ ही? सर थोड़ा-सा डिफरेंस होता है प्री और मेंस में। एक्चुअली प्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, 4 ऑप्शंस रहते हैं और उनमें से एक ऑप्शंस जो भी बेस्ट सूटेबल होता है उसको हमको चूज़ करना होता है। मेंस में हम लोगों को पूरा एलैबोरेट करके डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना होता है। तो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी इस टर्म्स में डिफरेंट है कि मेंस में हम लोगों को कुछ ऐसा डेटा याद रखना पड़ता है लाइक डिज़ाइन डेटा, जो कि प्री में हम लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्री में क्या होता है, बहुत ही वास्ट सिलेबस है। हम लोगों को बहुत इन डेप्थ में नहीं तो लेकिन पूरा सिलेबस ज़रूर कवर करना होता है। हम लोगों को हर पॉइंट ऊपर से देखना होता है। कोई भी टॉपिक, जैसे अब 2017 के बाद पैटर्न आया है, तो अब तो कोई भी टॉपिक छोड़ने का वो ही नहीं रह गया है कि सारे टॉपिक कवर करने हैं। कट ऑफ इतना ज़्यादा जाने लगा है। तो प्री और मेंस इस टर्म्स में डिफरेंट है कि प्री में ऑब्जेक्टिव है तो आप डायरेक्टली, कभी-कभी आप एजुकेटेड गैस भी लगा सकते हैं कि आपको लगता है कि 3 ऑप्शन तो मेरे हिसाब से एकदम गलत हैं, तो आप चौथा टिक कर सकते हैं। बट मेंस में आपको जब तक वो क्वेश्चन नहीं आता होगा, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मतलब सिंपल है, बच्चा जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करे तो वो पढ़ता जाए, प्री के एग्ज़ाम के लिए थोड़ी सी मेहनत करे और जब प्री हो जाए तो फिर मेंस पे अच्छे से उस पे जस्ट फिनिशिंग देना शुरू करे, यस सर। है ना? तो अच्छा, मुझे जैसे आपका ये प्री है, मेंस है, तो उनके लिए आपने जो स्ट्रेटजी बनाई होगी, कॉलेज के साथ साथ जैसे आप पढ़ते थे तो आपका क्या मतलब कैसे मैनेज करते थे कॉलेज के साथ साथ ये दोनों के? तो कॉलेज भी मैनेज करना है, प्रिपरेशन भी करनी है, बिकॉज आपने बोला कि आप थर्ड ईयर से करना शुरू कर दिया, तो दोनों स्टडी एक साथ कैसे मैनेज करते थे? सर मैंने आपको बताया था कि मैंने 2018 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। उस टाइम मैं थर्ड ईयर में था, तो सेकंड ईयर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। तो हम लोगों के जो टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं वो सेकंड ईयर से ही स्टार्ट होते थे। तो जो भी मैंने सेकंड ईयर में सब्जेक्ट पढ़ रखे थे, तो मैंने सोचा कि थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में ही उनके नोट्स बना लेता हूँ। तो मैंने 1 से 1.5 महीने दिया, उनके अच्छे से नोट्स बना लिए अपने। उसके बाद थर्ड ईयर में जो भी मेरा टेक्निकल सब्जेक्ट आता था, उसको मैं अपने सेमेस्टर के हिसाब से ही पढ़ता था। साथ में गेट का पूरा सिलेबस निकलवा लिया था, ईएससी का सिलेबस निकलवा लिया था। तो उस सिलेबस के पर्सपेक्टिव से भी नोट्स बनाता था कि आगे चल के मुझे गेट और ईएससी दोनों ही लिखने हैं। तो ऐसे मैं अपने नोट्स प्रिपेयर करता जा रहा था। तो फिर उसके बाद मुझे पता चला जब मुझे ईएससी नहीं देना है, तो मैं गेट पे स्विच कर गया और गेट की टेस्ट सीरीज़ वगैरह अपनी देने लगा। सिलेबस ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिया था, तो गेट की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर दी। फिर गेट में जब मेरी रैंक ठीक आई तो मैंने फिर उसके थ्रू आईआईटी दिल्ली ले लिया। आईआईटी में आके फिर से मैंने अपनी प्रिपरेशन ईएससी के लिए कंटिन्यू की। इस टाइम पे मैंने थ्योरी पे कम फोकस किया, क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपर्स को कहते हुए सुना था कि कहीं ना कहीं अगर वो 1 साल लैग किए हैं तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस कम थी या टेस्ट सीरीज अच्छे से नहीं दिए थे। तो मैंने आईआईटी में आके इसी चीज़ पे वर्क किया कि मैं अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिखता हूँ और जिस टॉपिक में मुझे लगेगा कि इसमें मैं लैग कर रहा हूँ उसको मैं रेफर कर लूँगा अपने नोट्स से। तो मैंने इस तरीके से अपनी एमटेक में साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। और
तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि जब आप जैसे सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं तो अपनी प्रिपरेशन जब शुरू करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पहले सेमेस्टर करेंगे, सेमेस्टर के बाद आप आएंगे इस पे कि नहीं मैं बाद में ईएससी की तैयारी करूंगा। अगर आप करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा है कि आप अपना जो सेमेस्टर वाले सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के प्रॉपर नोट गेट और ईएससी के लिए बना लें, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा उतनी मेहनत ना करनी पड़े जितनी दोबारा से फिर से करनी पड़े। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. तो जैसे अभी सत्यम ने बताया, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमने मतलब उसी टाइम डिसाइड कर लिया था। तो अगर आप डिसाइड करते हैं तो इस पे काम करना शुरू करिए, बिकॉज मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली सत्यम कितना टाइम दे लेते थे जब कॉलेज में रहते थे तो उस टाइम पे? सर कॉलेज में डिपेंड करता था, जैसे नॉर्मल जो डेज होते थे तो उनमें 4 घंटे 5 घंटे कभी कभी 5 घंटे भी दे देता था। हाँ। उसके बाद जो सैटरडे संडे होता था वीकेंड, उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देता था। फिर उसके बाद कभी एग्जाम्स आ जाते थे तो टाइम एकदम नहीं दे पाता था। तो वो डिपेंड करता था कि कॉलेज में कैसे। आईआईटी में आके और कम टाइम हो गया, थोड़े आईआईटी में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है, हम लोग को और भी मैटलैब सीखना पड़ा, पाइथन सीखना पड़ा। तो आईआईटी में आके थोड़ा टाइम कम हो गया। बट जो भी था कंटिन्यूस एक प्रिपरेशन करता रहता था, भले ही मैं 1 घंटा देता था लेकिन अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखता था। मीन्स कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़्यादा Yes. ज़रूरी है। और जैसे मतलब लोग बोलते भी हैं कि 6 महीने में प्रिपरेशन हो जाएगी, 6 महीने में सब कुछ हो जाएगा, परेशान मत हो। तो ये सही है कि 6 महीने में हो सकता है सब कुछ? सर अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो मुझे लगता है फिर आप 6 महीने में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक्स से स्टार्ट करना है तो थोड़ा सा टाइम आपको बेसिक्स पे भी देना पड़ता है। जैसे किसी कोई भी सब्जेक्ट है, थोड़ा उसका बेसिक्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई लोग होते हैं डायरेक्ट वो कहते हैं मैं गेट के नोट्स ले लूँगा, ईएससी के नोट्स ले लूँगा और उससे मैं क्रैक कर लूँगा। कभी कभी लेकिन किसी ना पॉइंट पे आप फंस जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें आप फंस जाएंगे। तो बेसिक्स अच्छे से क्लियर है तो आराम से आप 6 महीने में 7 महीने में कर सकते हैं। वैसे नोट्स तो अपने ही होने चाहिए खुद के, तभी बेटर है। दूसरे के नोट्स से तो ऐसा नहीं हो सकता है ना? ऑब्वियसली सर, कोई डायरेक्ट बुक भी रेफर कर सकता है, बट वही बात है ना कि बुक में बहुत सारा कंटेंट दिया होता है। तो आपके पास एक बार सिलेबस होना चाहिए कि एक्चुअल सिलेबस है क्या, उसके हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं कि सिलेबस में क्या है वो आपके नोट्स में होना चाहिए। बुक में तो बहुत कुछ अवेलेबल होगा, फिर ऐसे आप पढ़ने बैठेंगे तो सिलेबस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि मतलब बुक्स ज़रूरी हैं, बुक्स पढ़नी चाहिए? जो लोग भी इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको बुक्स पढ़नी चाहिए या नोट्स से भी काम हो जाता है? हाँ सर, मैं फिर से वही बोलूँगा कि मेन थिंग है कॉन्सेप्ट। अगर आपके कॉन्सेप्ट नोट्स से क्लियर हो रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, आप नोट्स पढ़ लीजिए। मैं अपने केस में बुक्स पढ़ा था क्योंकि मेरे पास टाइम था। पहली बात, कई लोग मुझे अभी भी मैसेज करते हैं कि बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है, तो मैं उनको यही बोलता हूँ आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए। अगर आपको लगता है कि नोट्स से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो अच्छी बात है, आप वो नोट्स रेफर कर लीजिए। तो बुक पढ़ना कंपलसरी है, अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे ही होंगे उससे। अच्छा। यस सर। अच्छा सत्यम, मुझे जस्ट थोड़ा सा आइडिया दीजिए। जैसे आपने प्री की प्रिपरेशन जब स्टार्ट की होगी तो प्री के लिए आपका क्या स्ट्रेटजी था? कैसे, जैसे प्री में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देने हैं, है ना? उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको जैसे सॉल्व करना है। लेट्स सपोज 150 क्वेश्चंस आते हैं, 180 मिनट्स में आपको करना है। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी उनको लिखने की? जो आंसर राइटिंग है उसको कैसे आपने प्रिपेयर किया, कैसे ओवरकम किया टाइम को? सर ये सब जो टाइम का जो फैक्टर आपने बोला वो भी हम लोग टेस्ट सीरीज से ही सीखते हैं। मेरे एक फ्रेंड का स्टेटस लगा रखा था, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, कि आप पहले से इतनी प्रैक्टिस कर लो कि एक्चुअल एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस रहे कि मैं इतने क्वेश्चन इतने टाइम में कर लूँगा और टाइम लैग नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया, जो भी सब्जेक्ट में करता था उसकी टेस्ट सीरीज देता था, और जैसे सब्जेक्ट सारे खत्म हो गए फिर मैंने फुल लेंथ टेस्ट लिखना स्टार्ट कर दिए। तो प्री के लिए मैंने ये किया कि फुल लेंथ टेस्ट दिए। तो पहले होता था कि मैं टाइम मेरा हमेशा कम पड़ जाता था मेरे लिए, तो मैं अपने वो एरियाज देखता था कि कहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। किसी न्यूमेरिकल में जैसे मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। हमको ये याद रखना है कि हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स ही हैं।
अगर हम लोग एक न्यूमेरिकल बहुत बड़ा सॉल्व कर देंगे तो भी 2 मार्क मिलेंगे, और एक थ्योरी वाला क्वेश्चन कर देंगे तो भी 2 मार्क्स मिलेंगे। मैंने ये चीज़ टेस्ट सीरीज से सीखी, तो पहले मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता था जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी हो जाएंगे, उसके बाद उनको टाइम देता था जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है या फिर उसमें कुछ मुझे ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो ऐसे मैंने प्री की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की। तो टेस्ट सीरीज मैं बोलूँगा, टेस्ट सीरीज से मैंने बहुत कुछ सीखा था प्री की प्रिपरेशन के लिए, और एक्चुअल एग्जाम को मैं एक एज अ टेस्ट सीरीज ही दे रहा था कि मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, और मुझे लगता है जैसे मैं मार्क्स टेस्ट सीरीज में लाता था वैसे ही आने चाहिए, और फाइनली मेरे मार्क्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहे थे उससे। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज का मतलब बहुत बड़ा रोल होता है जब भी, तो कैसा मतलब कितना प्रैक्टिस करनी चाहिए टेस्ट सीरीज से? आपको क्या लगता है, जैसे एस्पिरेंट्स कोई करना चाहेगा तो कितना टेस्ट सीरीज देना चाहिए उसको? सर टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से, टेस्ट सीरीज जब तक आप इम्प्रूव कर रहे हैं आप टेस्ट सीरीज देते रहिए जितना टाइम है। अब ऐसे कोई बोलता है कि 5 टेस्ट दे दूँ, 6 टेस्ट दे दूँ, मैं उससे वो ये बोलता हूँ कि आप हर सब्जेक्ट का एटलीस्ट 2 टेस्ट तो दे दीजिए, उसके बाद फुल लेंथ 5 मिनिमम टेस्ट आप दे दीजिए। इससे क्या होगा, टेस्ट सीरीज में एक तो चीज़ें बहुत नई सीखने को मिलती हैं। कई बार होता है कि हम लोग सिलेबस पढ़े हैं, उस अकॉर्डिंग कोई टॉपिक नहीं पढ़े थे जिस अकॉर्डिंग उससे क्वेश्चन बन सकता है, तो हमें टेस्ट सीरीज से एक आइडिया मिल जाता है कि इससे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो हम लोग उस वे से भी सोचना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार कोई नया टॉपिक मिल जाता है तो हम लोग उसको भी अपना ऐड ऑन कर लेते हैं। तो और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, टेस्ट सीरीज में मार्क्स कभी कम आते हैं कभी ज़्यादा आते हैं, तो उससे भी जज नहीं करना चाहिए कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी है या ख़राब है। कम मार्क्स आए तो ये तो और अच्छी बात है कि हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आज हमें बहुत सारी गलतियाँ सीखने को मिलेंगी जो शायद मेरे फाइनल एग्जाम में नहीं होंगी। तो टेस्ट सीरीज बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेरे हिसाब से। तो बेसिकली बच्चों आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि हमारा जो भी टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ में अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो इट डज़ नॉट मीन कि मतलब हम उससे डिमोटिवेट हों, उसको भी हमें एज अ मोटिवेशन लेना है, बिकॉज आप यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर। तो आपको उसमें जैसे अगर कम मार्क्स आ रहे हैं इट मीन्स कि हमें अभी बहुत कुछ सीखना है, और यस हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो जैसे सत्यम ने बताया तो इट्स अ गुड थिंग, और ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। सत्यम, जैसे ऑब्जेक्टिव वाला तो ठीक है, आपने बोला कि मैं टेस्ट सीरीज दिया, टेस्ट सीरीज से क्लियर किया। जैसे कन्वेंशनल पेपर देते हैं तो कन्वेंशनल पेपर देते टाइम आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे मैंने मतलब जितने भी टॉपर से बात की है तो वो बोलते हैं कि आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। तो आपका कोई सजेशन, कैसे आपने आंसर राइटिंग स्किल्स अपनी डेवलप की, कैसे आंसर राइटिंग डेवलप बाकी लोगों को करनी चाहिए, क्या क्या लिखना होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर प्री मेरा 5th ऑफ जन को ख़त्म हो गया था, उसके बाद 5-6 दिन रिलैक्स करने के बाद मैंने अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। अच्छा। तो मेंस की प्रिपरेशन के लिए सबसे तो पहले मैंने प्रीवियस ईयर उठाए, तो मैंने कुछ 5-6 नोटबुक्स ले ली थी। तो मैं क्या करता था, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करता था उसका एक क्वेश्चन खुद से लिखता था उसको, और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करता था। पहले मैं उसको देखता नहीं था, फिर मैं देखता था कि मैंने उसमें कहाँ मिस्टेक की है। सबसे पहले मैं एक्यूरेसी पे फोकस करता था कि क्वेश्चन मैंने एक्यूरेट किया है कि नहीं किया है। उसके बाद मैं देखता था कि इसमें मैं क्या ऐड ऑन कर सकता हूँ। लाइक मैंने सिग्मा लिखा है तो मैं इसमें इतना टाइम दे सकता हूँ कि सिग्मा को ये भी डिस्क्राइब कर दूँ कि ये स्ट्रेस है, क्योंकि थोड़ा हम लोग की उसमें प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है कि हम ऐसे उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक्यूरेसी, उसके बाद प्रेजेंटेशन, ये सब मैंने प्रीवियस ईयर मैंने टेस्ट सीरीज शुरू होने के पहले ही लगा लिए थे। तो जो भी मेरी गलतियाँ होती थी उन्हें मैं अपना रेड मार्क कर लेता था। उसके अलावा जो भी थ्योरी क्वेश्चन होता था मैं उसमें एटलीस्ट 1 लाइन लिखने की कोशिश करता था अगर मुझे कुछ नहीं आता है। उसके बाद मैं उसको पढ़ता था कि उसमें एक्चुअली पूछा क्या गया था, उसको पढ़ के मैं फिर से खुद लिखता था। तो इससे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड थ्योरी लिखने से थ्योरी की प्रैक्टिस हो जाती थी, क्योंकि लोग सोचते हैं बस न्यूमेरिकल करके हम लोग मेंस निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। बिल्डिंग मटेरियल जैसा एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कई बार वो कंपलसरी क्वेश्चन में आता है तो हमें उसमें भी अच्छे से लिखना होता है। एंड सेकंड पेपर तो मोस्टली थ्योरेटिकल ही होता है तो उसमें भी थ्योरी लिखनी होती है। तो जो भी कन्वेंशनल पेपर है उसमें हमें थ्योरी को न्यूमेरिकल को साथ में लेके करना होता है और अपनी एक्यूरेसी पे भी वर्क करना होता है। प्री में क्या होता है, सिर्फ एक्यूरेसी मैटर करती है और स्पीड मैटर करती है। इसमें एक्यूरेसी, स्पीड और साथ में एक प्रेजेंटेशन एक चीज़ आ जाती है, तो थोड़ी प्रेजेंटेशन भी अपनी अच्छी करनी पड़ती है। बट ऐसा नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन को इतना सजाते रहे कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही भूल गए। तो आप टू सम एक्सटेंट उस क्वेश्चन को अच्छे से लिखिए, अगर बाद में टाइम मिलता है तो उसको और अच्छे से डेकोरेट कर लीजिए, बट पहले अपनी एक्यूरेसी और स्पीड पे ज़्यादा फोकस। टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है एक्यूरेसी के साथ साथ। अच्छा, जैसे क्वेश्चंस जब राइटिंग करते हैं तो क्वेश्चंस राइटिंग में होता है ना, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो पूरा प्रॉपर पहले डाटा लिखना है। डाटा के अलावा कुछ नया फॉर्मूला आ गया है तो बच्चों को, जो भी एग्जामिनर है, हमें समझाना होता है उसको कि ये ऐसा ऐसा है, मैंने इसको यूज़ किया। तो ऐसे करना चाहिए क्या स्टूडेंट्स को? सर मेरे हिसाब से एक बार पेपर को पूरा गो थ्रू कर लेना चाहिए, एक बार 5 मिनट स्टार्टिंग में। आप पेपर को उस हिसाब से देखिए कि आप अगर उसको उतने टाइम में कर पाएंगे तो ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम की कहीं ना कहीं लैग पड़ेगी तो आप थोड़ा सा इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे 12 मार्क्स के तो ऑब्वियसली अगर उनमें 8 भी मिलेंगे तो आपके 16 हो जाएंगे। अगर आप 12 मार्क को कितना भी अच्छा अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 11 या 10 मिल जाएंगे।
तो मेरे हिसाब से ये सब करना चाहिए, थोड़ा सा आप स्पेस छोड़ दीजिए या फिर कुछ कर लीजिए, और बाद में जब आपको टाइम मिलता है तो इसको और अच्छे से कर दीजिए। अच्छा सत्यम, जैसे अपना जो इंजीनियरिंग सर्विस का पेपर होता है, इसमें यूनिट्स का क्या रोल होता है? यूनिट्स ज़रूरी हैं या चलने दें ऐसे ही? सर यूनिट्स, जैसे कोई भी, जैसे हमने वॉल्यूम लिखा, हमने वेलोसिटी लिखी, तो इनकी सबकी यूनिट्स भी साथ में लिखनी जरूरी यस होती सर, है ये तो यस सर, इट्स वेरी कंपलसरी कि आपको यूनिट्स लिखनी होगी, वरना वो कैसे समझेगा कि आपने आंसर न्यूटन में निकाला है, किलो न्यूटन में निकाला है। तो ये तो हम लोगों को पहले ही मतलब मेंस की प्रिपरेशन में बता देते थे कि आपको यूनिट्स तो लिखनी ही है। कोई भी आप डेटा भी लिख रहे हैं जो उसमें दिया है तो उसकी भी यूनिट आपको लिखनी है। अच्छा, यस सर। हाँ, तो देखिए आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो यूनिट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप यूनिट्स पे फोकस कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए आपके 10-15 मार्क्स ऐसे ही बढ़ जाते हैं। सत्यम, एक और चीज़, जैसे अगर स्टूडेंट्स को, जो भी सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली बुक्स ही सबसे बड़ा साथी होता है। तो अगर उनको जैसे बुक्स सजेस्ट करनी हो तो आप कैसे कैसे, कौन कौन सी बुक्स उनको फॉलो करनी चाहिए? तो सर जो मैंने फॉलो की थी, मैं उन बुक्स के बारे में कुछ बता सकता हूँ उन्हें। हाँ। लाइक जैसे सर्वे हो गया, सर्वे के लिए मैंने बीसी पुनमिया को फॉलो किया था। बीसी पुनमिया को मैंने अच्छे से पढ़ा था, वो काफ़ी अच्छी बुक है, मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी पढ़ें। सोम के लिए भी एक बीसी पुनमिया की एक ब्लू कलर की बुक आती है। उस टाइम पे कई सारी बुक अवेलेबल थी, वो मैंने बाई चांस ले ली थी, बट वो बहुत अच्छी बुक निकली थी उस टाइम पे। तो सोम के लिए जैसे बीसी पुनमिया हो गई। सेम फ्लूट के लिए मैंने आर के बंसल रेफर की थी। आर के बंसल एक अच्छी बुक है, कई सारे फॉरेन ऑथर्स की भी बुक अवेलेबल है मार्केट में, बट आर के बंसल भी फ्लूट के लिए बहुत अच्छी बुक है। अब अगर मैं बात करूं उसके लिए बिल्डिंग मटेरियल के लिए, तो बिल्डिंग मटेरियल के लिए भी बीसी पुनमिया जी की ही एक बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी बुक है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंट के लिए, तो इसके लिए एक बंसल की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। एसके गर्ग की एक बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी है। मेरे साथ ये हुआ था कि पहले मेरे पास बंसल की एक सीनियर की बुक थी, बट वो मुझे वापस करनी पड़ी, फिर मैंने एसके गर्ग की बुक ली थी। तो दोनों ही बुक अच्छी हैं, बट एसके गर्ग मुझे बेटर लगी। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी टीचर जो आपको रिकमेंड कर रहा है बुक, वो सारी बुक अच्छी ही हैं। कोई बुक ऐसा तो बुरी नहीं है, उसमें सारा कंटेंट अच्छा दे रखा है, तो आप स्टैंडर्ड बुक कोई भी रेफर कर सकते तो ऐसा भी ज़रूरी है कि नहीं एक सब्जेक्ट की हम 2-2 बुक्स पढ़ें या 3 बुक पढ़ें, 4 बुक पढ़ें तब हमें पूरा मिलेगा, या फिर एक बुक इनफ होती है? हैं। एक बुक सर मेरे हिसाब से तो इनफ होती है, मैंने एक ही बुक को पढ़ा था, उसी से अपने नोट्स बनाए थे। कभी कभी होता है कि गेट के टॉपिक में कोई गेट के सिलेबस में कोई ऐसा टॉपिक मेंशन है जो कि उस बुक में नहीं मिल पा रहा है, तो उस टाइम पे हो सकता है कि आप किसी और बुक को रेफर कर लें या फिर कहीं और नेट से देख लें। बट ऐसा नहीं है कि आपको हर टाइम दूसरी बुक भी रेफर करनी है, तीसरी भी करनी है, इतना ज़्यादा नहीं करना है आपको। एक पर्टिकुलर सोर्स से स्टिक रहना है और उसी से अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अच्छा सत्यम, एक और क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में कि अभी जैसे बच्चे सेल्फ भी करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग ऑनलाइन, यस सर। है ना? जब वो ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आपने अपना सेल्फ किया, सब कुछ किया, तो ऑनलाइन प्रिपरेशन करते टाइम उनको क्या अपनी स्ट्रेटजी रखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? आई जस्ट वांट कि मतलब जैसे ऑनलाइन में होता है, लेक्चर देखा, लेक्चर देखने में उन्होंने टाइम लिया, फिर उसके बाद फिर वो अपना पढ़ना शुरू किया, तो उनको क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, कैसे कैसे वो करें? सर मैं बोलना चाहूँगा, अगर वो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर उन्हें लेक्चर देखने चाहिए, उसके एक प्रॉपर नोट्स भी बना लेने चाहिए, क्योंकि नोट्स एट लास्ट वही आपको हेल्प करते हैं। और शॉर्ट नोट्स पहले बार जब आप पढ़ रहे हैं उस टाइम नहीं बनाने चाहिए, उस टाइम आपको जो आपने फुल नोट्स बनाए हैं उनको बना लीजिए। और जैसे जैसे आप कोई दूसरा सब्जेक्ट आपका आता है तो आप पहले सब्जेक्ट को थोड़े टच में रहिए, उसको पढ़ते रहिए। एक टाइम आप रखिए, नाइट का कोई टाइम रखिए जिसमें आप रिवीजन थोड़ा सा करते रहें, ताकि ऐसा ना हो कि आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने गए तो पहला एकदम से भूल गए। और फिर जब आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, जैसे आपने ऑनलाइन से सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए, तो आप दूसरी टाइम जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उस टाइम पे मैं प्रेफर करूँगा कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। उस टाइम पे आपको लगेगा कि मैंने कौन सी चीज़ें भूल गया हूँ या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें जो मैं रिकॉल नहीं कर पाता हूँ, तो उनको आप शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लीजिए। उसके बाद जब आप टेस्ट सीरीज़ देंगे, शॉर्ट नोट्स में कुछ पेज एक्स्ट्रा आप रखिए जो आपकी टेस्ट सीरीज़ के टाइम पे काम में आएंगे। वो टेस्ट सीरीज़ में आपको कई सारा डेटा मिलेगा या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें नया फॉर्मूला अप्लाई हुआ, तो उसमें वो लिख लीजिए। तो इस टाइम से अपना शेड्यूल बनाएंगे तो आई थिंक यू कैन। और शॉर्ट नोट्स मतलब कैसे बनाने चाहिए? स्टूडेंट्स मतलब सोचते हैं कि जब वो लिखना शुरू करते हैं, अक्सर मेरे जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं मैं उनको देखता हूँ कि वो लिखना शुरू करते हैं तो चैप्टर वाइज लिखते जाते हैं, तो शॉर्ट नोट्स बनाने का क्या तरीका होना चाहिए, कैसे बनने चाहिए? शॉर्ट नोट जैसे अभी मैंने बोला कि फर्स्ट टाइम पे तो नहीं बनाने चाहिए। कई लोग होते हैं फर्स्ट टाइम पे बना लेते हैं, तो ऑलमोस्ट उनके पूरे नोट्स से एक कंसाइज फॉर्म में सारे नोट्स आ जाते हैं। जब भी आप फर्स्ट या सेकंड रिवीजन करते हैं उस टाइम पे शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स में वो इन चीज़ें इंक्लूड कीजिए जो आपको लगता है कि आप भूल रहे हैं। सेकंड टाइम पे आप रिवीजन कर रहे होंगे, फर्स्ट टाइम आपका हो गया है, तो ऑब्वियसली आपको बहुत कुछ रिकॉल हो चुका होगा। कुछ ऐसे फॉर्मूले होंगे या फिर कुछ ऐसा पर्टिकुलर डेटा होगा जो यूएससी में पूछा जा रहा है, जो आपको लगता है कि मैं इसको भूल जाऊंगा, तो आप कुछ थ्योरी के पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं जो डायरेक्ट एक सिंगल लाइन है, उसको लगता है कि आपको कभी याद रहेगी। जो भी फॉर्मूले उनको रेड कलर के बॉक्स से आप
पूरा मार्क कर लीजिए, ताकि जब आपको लगे कि आपको सिर्फ फॉर्मूले पढ़ने हैं तो आपका ध्यान सिर्फ उन पे ही जाए। ऐसे आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। उसके बाद शॉर्ट नोट्स में हमेशा या तो नीचे कुछ स्पेस छोड़िए या लास्ट में 2 पेज ऐड करने के लिए हमेशा एक मार्जिन रखिए, क्योंकि आप जब टेस्ट सीरीज देंगे या फिर कहीं से भी आप पढ़ेंगे तो आपको हमेशा नई नई चीज़ें हमेशा मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया और सब कुछ पढ़ लिया, नई चीज़ें हमेशा मिलती हैं। तो आपको लगता है कि इन चीज़ों को भी मेरे शॉर्ट नोट्स में ऐड होना चाहिए, तो आप उनको भी ऐड कर सकें। एक जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि मतलब जब बच्चा तैयारी करना शुरू करता है तो उसका बेस पहले से स्ट्रांग होना चाहिए, या बच्चा शुरू से कंसिस्टेंट हो तो भी वो कर सकता है? कि अगर बेस स्ट्रांग नहीं है, वो शुरू से तैयारी करना चाह रहा है और वो डेडिकेटेड है, अगर वो डेडिकेटली स्टडी करता रहे तो ये पॉसिबल है कि वो डेफिनेटली कर सकता है ये सारी चीज़ें? सर अगर वो कंसिस्टेंट है तो डेफिनेटली वो कर सकता है, बट अगर बेस स्ट्रांग है तो एक प्लस पॉइंट होता है कि आपको थोड़ा टाइम कम लगता है। बाकी कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंसी के साथ तो इंजीनियरिंग सर्विसेज मेन कंसिस्टेंसी ही रिक्वायर्ड होती है। अगर आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपका अपने आप से ही बेस बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप उसमें कंसिस्टेंट रहेंगे। हो सकता है आप एक बार फेलियर देख लें, बट फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस ओनली। तो आप जब नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे तो ऑब्वियसली आप सक्सेस ही उसमें पाएंगे। सत्यम, एक और क्वेश्चन है आपसे कि स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि अभी तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में सब कुछ अवेलेबल है ना? तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नोट्स डाउनलोड करते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि मैं नोट्स डाउनलोड करूँगा, उससे पढ़ लूँगा। क्या उससे सिलेक्शन हो जाता है? पॉसिबल है? आपको क्या लगता है? सर जैसे मुझे जो लगता है, मेरे हिसाब से तो खुद के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो आपको मतलब एक बार आपने कोई चीज़ लिखी है ना तो वो आपके माइंड में ज़्यादा देर तक स्टे करेगी। तो खुद के नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट लोग करते हैं ऐसा, मेरा एक फ्रेंड भी करता था। तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होता है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने नोट्स बनाइए। अपने नोट्स बनाना ज़्यादा बेटर रहता है। हाँ, बेटर है आप लोग जब भी प्रिपरेशन करते हैं तो अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं, क्योंकि अपने जो नोट्स होते हैं वो आप कभी भी पेज पलट के तुरंत ये आपको पता रहता है कि आपने कहाँ पे क्या लिखा है। तो आपके अपने नोट्स बहुत ज़रूरी रहते हैं। एक और चीज़ होती है, जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, कन्वेंशनल में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। आपने बोला कि मैं लिखता था सारे के सारे क्वेश्चंस। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो क्वेश्चंस को रीडिंग करना पसंद करते हैं, रीड कर लिया और उसके बाद हो गया। तो ये स्ट्रेटजी सही है क्या? केवल रीड करके क्वेश्चंस को हम सोचें कि नहीं, हम जाके इंजीनियरिंग सर्विसेज में डायरेक्टली लिख देंगे जाके? सर कन्वेंशनल थोड़े से प्रेजेंटेशन स्किल मैटर करती है, इसलिए मैं लिखने का ट्राई करता था। मैं देखना चाहता था कि मैं कितना रिटेन कर पा रहा हूँ। पहले मैं क्या करता था, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिखा है तो मैं ट्राई करता था मैं खुद से कुछ लिखूँ उसमें। कभी कभी होता था मुझे एक ही लाइन आती थी कि इसकी बस जैसे स्लो सैंड फिल्टर के लिए कुछ लिखना है, तो क्या पता मुझे उस पार्टिकल साइज ही याद है, मैं उतना लिख लिया। उसके बाद में क्या होता था, उसके बारे में थोड़ा किसी बुक से पढ़ा या फिर मैंने उसी जो बुकलेट मुझे दे रखी है प्रीवियस ईयर की, उसमें देखता था कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद मैं सोचता था कि मैं इसको थोड़ी देर बाद खुद से लिखने का ट्राई करूँगा। तो इससे ये पता चलता है कि मैं कितना रिकॉल कर पा रहा हूँ। पढ़ लेंगे आप तो पढ़ने के टाइम तो लगेगा अरे हाँ ये तो मैंने देखा ही है, ये तो मैंने देखा ही है। ये चीज़ प्री में हेल्प कर जाती है क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, बट मेंस में आपको ये देखना है कि आप उतना उसका आउटपुट दे पा रहे हैं कि नहीं, कि आप उतना लिख पा रहे हैं खुद से कि नहीं। तो अगर आप एक बार लिख के अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो दैट वुड बी मोर बेटर, ज़्यादा बेटर। यस सर। एक और चीज़ थी, जैसे अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स के बारे में, तो स्टूडेंट जनरली तैयारी करते हैं। लेट सपोज आपने बोला कि मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट किया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बाद आपने स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू किया। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले उन्होंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तैयार किया, फिर स्ट्रक्चर तैयार किया, तो उनके अक्सर ये रहता है कि मैं सर पीछे वाला तो भूल जाता हूँ तब तक। तो ये अगर इसके लिए जैसे इसको ओवरकम करना है तो स्टूडेंट्स के लिए कोई सजेशन कि कैसे सब्जेक्ट्स को तैयार करें? सर मैंने पहले ही बताया था कि जैसे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं और आपका पूरा वो कंप्लीट हो गया, अब आप स्ट्रक्चर पे स्विच कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल टेंडेंसी है कि आप उसको भूल जाएंगे। तो आप थोड़ा सा एक टाइम रखिए, 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटे तक मैक्सिमम रख लीजिए। तो उस टाइम पे ना आप नोट्स तो थोड़ा सा आप रिवाइज करिए। जो भी आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस टाइम पे पहले सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहिए, वरना लास्ट टाइम पे ऐसा आएगा ना, अभी तो आपको लगेगा कि मुझे हाँ थोड़ा सा सोम तो आता ही है, मैं उस टाइम पे बाद में देख लूंगा। लेकिन धीरे धीरे जब 5-6 सब्जेक्ट होंगे ना तो ऐसा लगेगा पहला वाला सब्जेक्ट पता नहीं पढ़ा था और मुझे फिर से ही स्टार्ट करना पड़ जाएगा। तो एकदम किसी भी सब्जेक्ट से टच तो मत हटाइए। सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट वो सिलेबस वैसे ही बहुत वास्ट है। अगर आप किसी सब्जेक्ट से अपना टच खो देंगे तो बाद में ऐसा लगता है कि एकदम सब कुछ नया है और मुझे सब कुछ फिर से ही पढ़ना है। तो फिर स्टूडेंट्स फिर से डिमोटिवेट होने लगते हैं कि अरे यार मुझे फिर से पूरा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर एक रिवीजन प्रॉपर करते रहते हैं वो बीच बीच में तो वो मोर बेटर। तो यस, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप अपने सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपना जो सब्जेक्ट्स आपने फिनिश कर लिया उसका डेली 10 मिनट 15 मिनट हाफ एन आवर रिवीजन ज़रूर लें। अच्छा, जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, सिविल का सिलेबस आप बहुत वास्ट है आपने बताया, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं
उन सब्जेक्ट्स को आपने इक्वल वेटेज दिया था या सब्जेक्ट्स का कुछ डिवाइडेशन जरूरी है कि हम ऐसे ऐसे डिवाइड करेंगे, इतने सब्जेक्ट्स ऐसे, इतने सब्जेक्ट्स को मैं इतना वेटेज दूंगा, इतने को ऐसे वेटेज दूंगा, कुछ था क्या? सर जैसे गेट में तो डिसाइडेड होता है और जनरली उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस भी आते हैं कि सोम से ज़्यादा आएंगे, सॉइल से ज़्यादा आएंगे, हाइड्रोलॉजी से कम आएंगे। बट इंजीनियरिंग सर्विसेज का ऐसा है कि वो रैंडम है एकदम, उसमें हो सकता है किसी साल हाइड्रोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछें। जैसे आज ही प्री का पेपर हुआ है तो मैं अभी पेपर जस्ट स्क्रॉल कर रहा था तो मैं देखा कि इस बार जियोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अच्छा। यस सर, जो कि बहुत कम रेयर भी पूछे जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप वेटेज के हिसाब से देख सकते हैं, जिसका वेटेज ज़्यादा है उससे ज़्यादा टाइम दीजिए। और ऑब्वियसली गेट में ऐसा ही करना चाहिए कि स्मार्ट वे ऑफ स्टडी। बट ईएससी में आपको वास्ट कवरेज करना पड़ता है क्योंकि नहीं डिसाइड है कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा आ जाएगा, कौन सा कम आ जाएगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ये है कि आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि हाइड्रोलॉजी तो बहुत कम पूछते हैं, मैं उसको नहीं पढ़ूंगा। ऐसे आप कोई सब्जेक्ट स्किप नहीं कर सकते, आपको हर सब्जेक्ट से गो थ्रू होना ही पड़ेगा। और अभी तो कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाता है, तो Yes, sir. ऑब्वियसली। अच्छा, सब्जेक्ट्स का जो भी सब्जेक्ट्स हैं तो उनको अगर स्टार्टिंग करना हो, कोई जैसे मैं हूँ, मैं एकदम से सिविल से इंजीनियरिंग सर्विसेज देना चाह रहा हूँ, तो किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, हमारा सीक्वेंस कैसा रहना चाहिए, कुछ आइडिया देंगे इसका? सर मैं रिकमेंड करूँगा, मैं तो खैर स्ट्रक्चर बैकग्राउंड से हूँ, एमटेक भी उसी में कर रहा था, तो मैं तो स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट किया था क्योंकि वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी था और कॉन्सिडेंटली वो सेमेस्टर में भी पहले था हम लोगों के थर्ड ईयर में जब मैं स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे था। तो सिविल के कोर जो सब्जेक्ट हैं सोम, स्ट्रक्चर, आरसीसी, इससे आप स्टार्ट करेंगे तो एक सिविल वाली फीलिंग आती है कि हाँ, अगर जैसे आप हाइड्रोलॉजी से स्टार्ट कर देंगे तो वो ऐसे आपको फील नहीं आएगा कि सिविल का है थोड़ा सा। अगर आप आरसीसी हो गया, सोम हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, तो इसमें आप रियल लाइफ जो स्ट्रक्चर उनको भी मतलब उनको एनालिसिस कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर वाला पार्ट कोई भी है जैसे सोम, आरसीसी, इनसे स्टार्ट करना चाहिए। इससे एक तो आपको सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट आता है कि यार कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कैसे बताऊंगा। तो सिविल में एक इंटरेस्ट आ जाएगा ना, तो फिर आप जो भी बचे हुए सब्जेक्ट ऑब्वियसली इंजीनियरिंग सर्विसेज देना है तो इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। यस सर, यस सर। अच्छा सत्यम, एक और चीज़, जैसे आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे, एवरी एस्पिरेंट्स जितने भी प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं से कभी ऐसा फेज भी आता है जब हमें फ्रस्ट्रेशन आती है। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन के टाइम पे दो लोग का बहुत बड़ा रोल होता है, एक हमारे फ्रेंड्स और दूसरी हमारी फैमिली। तो आपके लिए कैसा सपोर्ट था फ्रेंड्स और फैमिली का? सबसे पहले सर मैं फैमिली के बारे में बताना चाहूँगा। फैमिली का सपोर्ट तो हमेशा ही रहा है। मैंने जब बीटेक में के बाद बीटेक के टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब भी फैमिली ने सपोर्ट किया था। एमटेक करने का डिसीजन भी फैमिली ने सपोर्ट किया था। कई बार एमटेक में होता था कि मैं डिसाइड करता था कि एमटेक के साथ तो मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, तो मैं एमटेक क्विट करने की सोचता था। उस टाइम पे भी फैमिली सपोर्ट करती थी कि तुम्हें जैसे प्रिपरेशन करनी है वैसे करो। तो फैमिली ने तो मुझे मतलब बहुत सपोर्ट किया है हर टाइम पे। फैमिली का सपोर्ट ईएससी के साथ पहले भी रहा है और अभी भी मतलब जो भी सपोर्ट है ईएससी के बाद वो भी फैमिली का सपोर्ट है कि तुम्हें जो जॉब करनी है, इतनी सारी जॉब में जो भी तुम्हें सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करो। उसके बाद फ्रेंड्स का रोल तो सर हमेशा रहता ही है। जैसे कभी भी मैं डीमोटिवेट होता हूँ, कुछ होता हूँ, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज वर्किंग एज डिप्टी मैनेजर इन एनएचआई एंड अनदर वन इज वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर इन पोसोको। मैं उनसे बात कर लेता हूँ, वो मेरे साथ ही पढ़ते थे और उनका 2019 के गेट से ही अच्छे पीएसयू में हो गया था। तो मुझसे यही बोलते थे कि जब हम लोगों ने कर लिया तो शायद तुम्हारा मतलब उस बार नहीं कर पाए, लेकिन इस बार तुम बहुत अच्छा करोगे, तुम्हारी एज भी नहीं थी, तुम ईएससी नहीं दे पाए, तो इस बार तुम बहुत अच्छा करोगे। उनसे एक मोटिवेशन मिलता था कि उन्होंने किया है तो मैं भी कर लूंगा। उसके बाद कई सारे फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनसे मोटिवेशन लेता रहता था मैं। तो फ्रेंड्स तो मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कभी होता है कि आप बहुत पढ़ लिए, फिर चिल करने के लिए भी आपको मतलब हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स का रोल तो बहुत रहता है। फ्रेंड्स का Yes, अच्छा, ऐसा मतलब ग्रुप बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑब्वियसली उनमें सपोर्टिंग भी मिलता है और सपोर्टिंग के अलावा हंसी मजाक भी ग्रुप में ही होता है। तो सत्यम, जैसे आप पढ़ते थे, ऑब्वियसली हर कोई जानना चाहता है कि जितने भी टॉपर्स होते हैं उनका बेसिक शेड्यूल कैसा होता है, कैसे कैसे तैयारी करते हैं। तो आई जस्ट वांट टू नो कि आपका मॉर्निंग टू इवनिंग शेड्यूल क्या था? सर कॉलेज के साथ जैसे मैं एमटेक के साथ बताऊंगा, तो स्टार्टिंग में जब मैं एमटेक में गया था तो थोड़ा सा वहाँ के क्लासेस का शेड्यूल थोड़ा एक्टिव रहता था। मॉर्निंग 8 से हम लोग की कभी कभी इवनिंग 7 तक भी क्लास जाती थी। धीरे धीरे रिलैक्सेशन मिल गया तो हम लोग की फर्स्ट हाफ में क्लासेस लगभग खत्म हो जाती थी और सेकंड हाफ में लैब वगैरह रहती थी। उसके बाद हम लोग के वहाँ लाइब्रेरी की बहुत अच्छी फैसिलिटी थी, तो मैं लाइब्रेरी में ही मोस्टली टाइम स्पेंड करता था। तो मैंने अपने टाइम को 2-2 घंटों के शेड्यूल में बांट रखा था कि जैसे मुझे 2 घंटे इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, उसके बाद मुझे देखना है कि कहाँ मैं लैग कर रहा था, कौन सा थ्योरी पार्ट मेरा रह रहा है जो मुझे पढ़ना है उस टाइम, उसके बाद मैं उसको पढ़ता था। फिर उसके बाद 2 घंटे के लिए मैं दूसरा सब्जेक्ट उठा लेता था। ऐसे करके एक सब्जेक्ट को मैं एक साथ ना पढ़ के धीरे धीरे उन सब्जेक्ट्स को पढ़ता था। तो मेरा एमटेक के साथ ऐसा शेड्यूल रहा। उसके बाद बाय द एंड ऑफ नवंबर मेरा सेमेस्टर हो गया था। फिर मेरे पास पूरा दिसंबर बचा हुआ था, उसमें मेरी छुट्टियाँ थी। तो फिर मैंने उसको थोड़ा अपना लॉन्ग आवर्स में डिवाइड कर लिया क्योंकि अब मुझे
एक बार पूरा रिवीजन भी करना था। तो लास्ट का जो 1 मंथ मेरे पास बचा हुआ था दिसंबर में, तो उसमें मैंने शुरुआत के 15 डेज में मैंने नोट्स अपने रिवाइज किए थे, क्योंकि मुझे लगा कहीं एक ऐसा फैक्टर ना आ जाए कि मैं नोट्स सही से रिवाइज नहीं किया और प्रैक्टिस ही करता रहा। तो मैंने नोट्स अपने सारे रिवाइज किए 15 दिन में। उसके बाद जो 10 दिन बचे थे, फिर मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रखे थे अपने टेस्ट सीरीज से या फिर प्रीवियस ईयर में मार्क कर रखे थे, एक बार उनसे भी गो थ्रू हो लिया। फिर लास्ट के जो 5 दिन बचे थे, फिर मैंने अपने उसमें शेड्यूल में डिसाइड किया था कि शॉर्ट नोट्स पढ़ूंगा सारे। तो लास्ट के 5 दिन में मैंने सारे शॉर्ट नोट्स अपने रिवाइज कर लिए थे। लास्ट का तो फिर चिल करने के लिए होता है। उसके बाद तो सत्यम, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे या प्रिपरेशन जब भी आपने करना शुरू की थी, तो कोई ऐसा पॉइंट जिसने कभी बीच में एकदम से इम्पैक्ट डाल दिया हो कि यार अब बहुत ज़्यादा जोश आ रहा है या यार अभी नहीं कर पा रहा हूँ, कभी कुछ ऐसा लाइफ में आया बीच में? सर कई बार ऐसा आता था कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लाइक एमटेक में कर रहा था, मैंने जैसे पहले बताया था। तो बीच में ऐसा आया था कि उसी टाइम सारी प्रेजेंटेशन देनी थी, उसी टाइम मेजर एग्जाम आ रहे थे। ये टाइम था नवंबर का टाइम। तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मुझे एक कुछ डिसाइड करना ही होगा, या तो एमटेक या ईएससी की प्रिपरेशन। तो उसके बाद उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि या तो मैं दोनों करूँगा तो मैं दोनों में ही रह जाऊँगा, या फिर मैं एक कोई भी नहीं कर पाऊँगा। तो फिर उसके बाद मैंने कहा मैं एक बार सेल्फ एनालिसिस करता हूँ कि मुझे प्रायोरिटी किसको देनी है, क्या करना है। तो मैंने एनालिसिस की, तो मुझे लगा कि अगर मैं ईएससी के लिए मुझे इफेक्टिवली 40 डेज़ की रिक्वायरमेंट है, जो कि मैं सेमेस्टर के बाद भी कर सकता हूँ। तो फिर मैंने कहा कि पहले मैं एमटेक पे थोड़ा सा फोकस करता हूँ। तो मैंने ज़्यादा टाइम एमटेक में डिवोट करना स्टार्ट किया, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो होती थी बड़ी लंबी चलती थी, हमें सबकी प्रेजेंटेशंस भी अटेंड करनी होती थी। तो प्रेजेंटेशन के बाद जो मेजर एग्जाम हुए, तो फिर मैंने उसमें थोड़ा टाइम डिवोट किया। लेकिन तब भी मैं आधा 1 घंटा या 2 घंटे निकाल लेता था प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मुझे कंटिन्यूटी भी ब्रेक नहीं करनी थी। फिर उसके बाद जो भी मैंने इफेक्टिव 40 डेज सोचे थे, 20 नवंबर को मेरा सब कुछ खत्म हो गया था एमटेक का। तो उसके बाद फिर मैंने अपना ईएससी की प्रिपरेशन रिज्यूम कर दी थी फिर से? Yes. अच्छा, जैसे कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं, जब हम तैयारी कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमको 5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, 6 घंटे से ज़्यादा। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? सर ये तो एक मिथ है कि लोग बोलते हैं कि 4 घंटे सोते हो। मुझे भी कई लोगों के मैसेज आते हैं कि सर कितने घंटे सोना चाहिए। तो मैं उनको यार यही बोलता हूँ कि अगर आप सोओगे नहीं तो वो चीज़ रिटेन कैसे करोगे। सोना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे, आप मान लो 16 घंटे लगातार पढ़ लिए, लेकिन आप सोए 4 घंटे, तो आप उस चीज़ को रिटेन ही नहीं कर पाओगे। रिटेन करने के लिए आपको एक मेंटल हेल्थ की बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि मेंटल आपकी हेल्थ सही हो, तो वो आपको सोने से ही मिलेगी। प्रॉपर स्लीप लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई के चक्कर में अपना सोना ही छोड़ दें। तो मतलब सोना भी बहुत ज़रूरी Yes, sir, है। yes, तो sir. ऑलमोस्ट मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप लीजिए, क्योंकि स्लीप लेंगे तभी आप अच्छे से सारी चीज़ें कर पाएंगे। सत्यम, एक और मिथ से याद आया कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि कॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब जैसे आप आईआईटी लखनऊ से हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आईआईटी से होना चाहिए, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से होना चाहिए। इसके बाद अगर हमारा कॉलेज अच्छा है ना, तब हम सोचें इसके बारे में कि हाँ हमारी इंजीनियरिंग सर्विसेज बहुत अच्छी रैंक आएगी। तो क्या ये वाकई में मिथ है या कहीं ना कहीं से इसमें सच्चाई भी है? सर इसमें मिथ ही है वैसे तो ये, बट इसमें सच्चाई लोग इसलिए जोड़ देते हैं क्योंकि जो हम लोग के कॉलेज का थोड़ा सा एनवायरनमेंट होता है, वो हम लोग पहले से थोड़ा सा पढ़ते रहते हैं उसमें, उस चीज़ में। जैसे हम लोग का फ्लो, हम लोग के सीनियर्स पहले से कर रखे हैं, तो हम लोग उस फ्लो में पढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट कॉलेज से हैं तो नहीं कर पाएंगे। जो भी मेहनत करेगा सबका सिलेक्शन होगा। ऐसा हम लोग ये है कि अपनी फर्स्ट ईयर से या सेकंड ईयर से अपनी मेहनत करते आए हैं, या फिर थर्ड ईयर में स्टार्ट कर दिया सीनियर्स को देखते हुए। वो लोग ने स्टार्ट नहीं किए होंगे, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर वो भी स्टार्ट करते हैं थर्ड ईयर से अपना, तो उनका भी तो सिलेक्शन होगा। तो एक तो एक मिथ ही है कि हम लोगों को अच्छे कॉलेज से होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप किसी भी कॉलेज से हों आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट ये होना चाहिए कि आप कॉन्टिन्यूटी मेंटेन कर सकते हैं, आपके अंदर वो है कि आप करना चाहते हैं। तो चलिए सत्यम, थोड़ा सा जस्ट आगे बात करते हैं। हमारा प्री हो गया, मेंस पे मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा डिस्कशन आपसे किया। एक और पॉइंट है कि जैसे आपको जब आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी, तो इंटरव्यू के लिए आप कैसे गए थे फिर? सर इंटरव्यू की प्री मेंस का रिजल्ट आ गया था 13 अप्रैल को। उसके बाद मैंने इंटरव्यू की थोड़ी सी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। इसी बीच मेरा एलएनटी वगैरह में हो गया था, तो थोड़ा टाइम उसमें निकाल दिया। उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर दिस इंटरव्यू। फिर मेरी डीएमआरसी की ज्वाइनिंग आ गई थी, तो मैं जॉब के साथ इंटरव्यू को प्रिपेयर कर रहा था। तो सर मेरा जो इंटरव्यू हुआ, मैंने पूरा टेक्निकल अपना रिवाइज कर लिया था। चूँकि मैं डीएमआरसी में जॉब कर रहा था, तो जॉब प्रोफाइल मेरे साथ थी, तो मुझे जॉब के रिगार्डिंग भी अपना कुछ तैयार करना था कि मेरी वर्क प्रोफाइल क्या है और डीएमआरसी में कैसा कल्चर है। तो मैंने बेसिकली टेक्निकल पूरा अपना फिर से कवर किया, नोट्स अपने रिवाइज कर लिए थे, डीएमआरसी के बारे में पढ़ लिया था, थोड़े से जो भी करंट इश्यूज़ थे उस टाइम पे जो चल रहे थे। क्योंकि इंटरव्यू मोस्टली तो टेक्निकल ही होता है, बट कई बार वो एक्सपेक्ट करते हैं जो भी पैनल के हेड हैं कि आप थोड़ा सा जो भी ऑल अराउंड चल रहा है उसके बारे में भी नॉलेज रखें। तो वो मैंने पढ़ा था। उसके बाद मेरा जो फाइनल इंटरव्यू हुआ था, वो मेरी जॉब प्रोफाइल पे ही सारा गया था। पूरा मतलब डीएमआरसी से रिलेटेड ही पूछा जा रहा था उसमें।
तो जॉब अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है कि मोस्टली इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में जाता है। अगर आपने एमटेक की है तो मोस्टली वो आपके एमटेक के रिसर्च वर्क से ज़्यादा पूछ लेते हैं। तो इंटरव्यू आपकी प्रोफाइल पे ही डिपेंड करता है, उसमें एक डेफ फिल करना होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसको मैं कहूँगा बहुत अच्छे से फिल करिए, क्योंकि उसी से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। मैंने उसमें पहला ही अपना लिख रखा था, वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर इन DMRC, तो मेरा पूरा इंटरव्यू उस पर चला गया। तो आप जो भी लिख रहे हैं सोच समझ के लिखिए, क्योंकि आपसे उसी से पूछा जाएगा सब कुछ। मतलब DAF बहुत ज़रूरी है। Yes, तो अगर DAF के बारे में, जैसे अब कुछ चीज़ें हैं, हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और कुछ पॉइंट हैं जो कम पड़ रहे हैं, अगर मैं कुछ भी भर दूं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं से आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। यस सर, डेफिनेटली वो लोग उससे बारे में पूछेंगे। उनको उस चीज़ का आप कुछ मत लिखिए, आप उसको वो ब्लैंक रख दीजिए हॉबीज़ में। तब मतलब मैं एक हॉबीज़ का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उनको उतना बुरा नहीं लगेगा। अगर आप कुछ भी लिख दें लाइक प्लेइंग क्रिकेट, अगर आप उसके बारे में नहीं बता पाए तो उनको बहुत ख़राब लगेगा कि आपने फिर उसको लिखा क्यों। वो आपको मतलब एक ग्रुप एक गेस्टेड ऑफिसर के रूप में देख रहे हैं, आप उसमें झूठ लिख रहे हैं, तो वो चीज़ उनको हर्ट करती है। तो थैंक यू सत्यम, आपने बहुत अच्छे और मतलब जेन्युइन आंसर दिए। जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए, पढ़ाई की बातें तो बहुत हो गई, अभी कुछ फन टाइप करते हैं। कुछ मैं आपसे रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगा और आपके दिमाग में जो भी फर्स्ट टाइम आता है ना, आपको जस्ट वही आंसर करना है। यस सर। ठीक है, चलिए। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, वुड यू लीव योर होम टाउन फॉर एवर और स्टे इन योर होम टाउन फॉर एवर? सर आई वुड लाइक टू स्टे इन होम टाउन फॉर एवर। मुझे होम सिकनेस बहुत ज़्यादा है। मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुम हमेशा घर जाने के लिए ही वो रहते हो, तो आई थिंक आई वुड लाइक टू स्टे होम टाउन। Okay. My second question is there any app that you hate but use anyways? सर कैम स्कैनर एक ऐप है, उस कुछ टाइम के लिए बैन भी हुई थी, बट उससे PDF बहुत इजीली बन जाता है, इसलिए मुझे यूज़ ना करने का मन भी नहीं होता है, तब भी मुझे यूज़ करनी पड़ती है उसको। अच्छा, ना यूज़ करने का मन नहीं है, Yes, फिर sir. भी उसको यूज़ करते हो। ठीक है। यस सर। What is the food that you would never give up? फूड सर, बर्गर मुझे बहुत पसंद है और मैं उसको नहीं छोड़ सकते। यस सर। If you could learn any of the language fluently, what would it be? सर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा संस्कृत में था। मैंने 10th में भी संस्कृत ली हुई थी, तो आई थिंक मुझे संस्कृत सीखने का थोड़ा अच्छा लगता है। Okay, good. यस सर। What is something you learned in this year? इस ईयर में सर मैंने लर्न किया है कि फेलियर एक सक्सेस का ही पार्ट होता है। 2019 में कई बार ऐसा था कि मैं कुछ एग्जाम दे रहा था, जैसे मैंने BHEL का दिया था, तो मेरा नहीं हुआ था। बस इस ईयर मेरे काफ़ी सारे एग्जाम्स क्लियर हुए हैं। तो पहले मुझे लगता था यार मैं बस फेलियर के लिए बनाऊँ क्या, मुझे फेलियर ही फेलियर मिल रहा है। तो अब इस ईयर मुझे लगा कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस ओनली। तो अब मुझे लगता है इस ईयर मैंने यही सीखा है। इस सत्यम की बात से मुझे एक चीज़ याद आई है कि ऑब्वियसली जब आप प्रिपरेशन करते हैं ना, तो प्रिपरेशन आपको लाइफ में एक ही बार करनी होती है। एक बार अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई ना, तो आप जिस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे ऑब्वियसली वो आपका एग्ज़ाम होगा। तो जस्ट ट्राई करिए कि अपने आप को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करिए, जैसे कि सत्यम ने किया। तो सत्यम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, व्हाट इज़ द स्टूपिडेस्ट थिंग यू हैव डन ऑन योर ओन फ्री विल? स्टूपिडेस्ट थिंग सर, जब मेरा ESE का रिजल्ट आया था तो मेट्रो में मैं उठ के थोड़ा सा एक बार घूमा था, मुझे लग रहा था कि मैं डांस करने वाला हूँ, बट लोग ऐसे देख के हंसने लगे, तो मैं फिर से अपने वापस सीट पे बैठ गया था। ओके ओके, Yes, sir. हाँ, वो एक्साइटमेंट अलग यस है। सर। यस व्हाट जॉब वुड यू बी एब्सोल्युटली हॉरेबल एट? सर, मुझे लगता है कुकिंग, क्योंकि अभी भी मैं कुछ भी बनाता हूँ तो कभी किसी को पसंद ही नहीं आया। लोग बोलते हैं तुम बहुत गंदा बनाते हो, मत बनाया करो। वैसे अभी ऑफिसर हो गए हो तो ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ योर ड्रीम जॉब? व्हाट मेक्स इट सो अमेजिंग? सर मेरी ड्रीम जॉब UPSC में IAS बनना ही था, जो कि मैंने सिक्योर किया है। और ये अमेजिंग इसलिए क्योंकि इंडिया की जो टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें मैं ग्रुप A का गेजेटेड ऑफिसर हूँ। ये मेरी फैमिली को बहुत प्राउड फील कराता है। अब मुझे अच्छा लगता है कि कोई भी बोलता है कि वो सत्यम के पापा जा रहे हैं, सत्यम की मम्मी जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज मैं ESE क्लियर किया हूँ। तो ये मेरी ड्रीम जॉब है। सो सत्यम, इट वाज अमेजिंग कि आपने जो आंसर्स दिए वो बहुत अच्छे से दिए, बहुत फास्ट दिए। तो एक छोटा सा गिफ्ट अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए, तो जस्ट आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू सर। तो सत्यम, हमारे यहाँ एक प्रथा है कि जो जितने भी टॉपर्स आते हैं उन टॉपर्स को अपने किसी फ्रेंड को टैग करना होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम कॉन्टीन्यूसली जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनको प्रोवाइड करा रहे हैं ये सारा इंटरव्यू का गाइडेंस, या आपने जो भी अपनी जर्नी दी है। तो इज़ देयर एनीवन जिसको आप टैग करना चाहते हो? Yes sir, I would like to tag one of my friends, Subham Agrawal. He has secured All India rank 41 in ESE 2020 only.
ओके, सो फ्रेंड्स, आपको जैसे बताया सत्यम ने कि शुभम अग्रवाल AIR 41, तो शुभम अग्रवाल से हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम कनेक्ट करने की और आपके सामने लेके आएंगे नेक्स्ट एपिसोड जो भी आएंगे उनमें। बट वी विल ट्राई, जो कॉन्टिन्यूसली आप लोग जस्ट पढ़ते जाइए, हम अपना ट्राई करते रहें और आपके सामने ऐसे ही लाते रहेंगे। तो आई होप कि ये जो वाला पार्ट है ये आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो सत्यम, कोई फाइनल मैसेज हमारे एस्पिरेंट्स के लिए जो उनकी प्रिपरेशन में मदद करे उनको? यस सर। सर मैं एस्पिरेंट्स को कहना चाहूँगा, मैंने कहीं सुना था कि मंजिल वो चुने जिसके रास्ते से आपको प्यार हो, किसी और को भले ही नहीं पर आपको खुद पर एतबार हो। तो कई लोग होते हैं कि मेरे फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं तो मैं भी तैयारी करूँगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग एक फ़न लगता है, कोई भी आप जिस ब्रांच से हैं, तो आप तभी ESE या फिर कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, वरना एक टाइम आता है कि आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर आप तब भी अपने फ्रेंड को देख के स्टार्ट करते हैं तो आप उसमें एक इंटरेस्ट जगाइए, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तभी आप उसको स्टार्ट करिए। और इसके अलावा जो उसकी लास्ट लाइन है कि किसी और को भले ही नहीं बट आपको खुद पर एतबार हो, मतलब कोई और आप पे बिलीव करे ना करे। कई बार होता है लोग बोलते हैं अरे वो तो करता ही रहता है, पढ़ता रहता है, उसका नहीं होगा, लेकिन आपको खुद पे एक बिलीव होना चाहिए कि नहीं, मैं करके रहूँगा और मैं करके दिखाऊंगा। सो मैं एस्पिरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप मोटिवेटेड रहिए एंड जो भी पैंडेमिक का टाइम है उस टाइम पे सेफ रहिए, अच्छे से पढ़िए। माय बेस्ट विशेस टू यू ऑल, और नेक्स्ट टाइम पे आप भी यहाँ पे होंगे और मैं आपको देख रहा हूँगा। तो थैंक यू सत्यम फॉर कमिंग हियर। और लास्ट थिंग कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे आने का? सर ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कई बार होता है कि मैं जॉब के साथ कई सारे एस्पिरेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो आज आपने जो भी क्वेश्चंस पूछे जनरली वही डाउट्स मेरे पास आते हैं, तो आज मैंने उनका सबका रिप्लाई किया, तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, ये तो था इंटरव्यू सत्यम का। मैंने मतलब ट्राई किया है कि सारे के सारे जो भी आपकी क्वेरीज रहती हैं उनको मैं कवर अप करूं, और आई होप कि आपने इन आंसर्स को एंजॉय किया होगा और आप लोग पढ़ते रहिए। नेक्स्ट सीरीज़ में हम और कोशिश करेंगे और टॉपर्स को लेके आएँ ताकि आपके और भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहें। सो आप लोग कनेक्टेड रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। लेट्स क्रैक इट।